हाय गाइस, तो चलिए आज मैं आपको बताता हूँ। जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था, तो जीएसटी का रजिस्ट्रेशन चैप्टर। ओके, तो रजिस्ट्रेशन चैप्टर का मतलब होता है कि कब एक इंसान को रजिस्ट्रेशन लेना होता है। ओके, तो जैसे कि मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। एक इंसान है, ठीक है, उसका एक बिज़नेस है, ठीक है, उसका एक बिज़नेस है। अब उस इंसान को यही नहीं पता है कि जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना क्यों है। तो गवर्नमेंट ने कुछ थ्रेशोल्ड लिमिट बता रखा है कि मान के चलिए अगर आप गुड्स का सप्लायर हैं, ठीक है, गुड्स मतलब सामान बेचते हैं और आपका पूरे साल भर में 40 लाख रुपए से ज़्यादा का सेल हो चुका है, ठीक है, टर्नओवर जो है वो 40 लाख को क्रॉस करता है, तो आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप सर्विसेज का सप्लायर हैं, ठीक है, तो आपको 20 लाख रुपीज़ जैसे क्रॉस करिएगा आपका सेल्स, जैसे कि आप मान के चलिए कोई एडवोकेट हैं और आप अपने क्लाइंट से फ़ीस ले रहे हैं, तो हो सकता है आपका पूरा साल भर में आपने इतना फ़ीस लिया कि आपका टोटल सेल जो है वो 20 लाख को क्रॉस कर गया। तो जिस दिन क्रॉस करेगा उस दिन आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। अब मान के चलिए आपका सेल जो है वो 1 अप्रैल को क्रॉस कर गया 20 लाख को रुपीज़, ठीक है, अगर आप सर्विसेज के सप्लायर हैं 1 अप्रैल को, तो आपको 1 अप्रैल से 30 दिन जोड़ देना है, यानी कि टोटल 30 अप्रैल तक आपको इसके बीच में रजिस्ट्रेशन ले लेना है, ठीक है। अगर आपने इस 30 दिन के अंदर रजिस्ट्रेशन ले लिया तो हम लोग मान लेंगे कि आपको 1 तारीख से रजिस्ट्रेशन मिला हुआ है, ठीक है। अब ऐसा क्यों माना जा रहा है? क्योंकि सरकार बोलती है कि इस दिन 1 तारीख को आपके पास जो भी सामान होगा उस पे आप आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। अब आईटीसी क्या होता है, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि ये एक तरह का रिफ़ंड होता है, ठीक है। जैसे कि आपने 100 रुपये का सामान खरीदा, उस पे 18% का जीएसटी है, तो सामान हो गया 118 रुपये का। तो आप जब ये सामान को खरीद रहे होंगे किसी मैन्युफैक्चरर से, तो आपने उसे 118 रुपये दिए होंगे, लेकिन असल में आपको पता है कि 18 रुपये तो जीएसटी है। तो आपने जब आगे कस्टमर को बेचा होगा ना, तो आपने उससे 118 रुपये चार्ज किए और आपने जो है वो जो 18 रुपये है वो गवर्नमेंट को दे दिए। और आपने जब शुरू में 118 रुपये सप्लायर से खरीदे होंगे, तब आपको जो है उस 18 रुपये का आईटीसी मिल जाएगा, यानी कि रिफ़ंड मिल जाएगा। तो आपको असल में 100 रुपये का लागत पड़ा, ठीक है, और आपने उसको जो है 118 रुपये में बेच दिया और उसमें भी 18 रुपये आपका नहीं है, गवर्नमेंट को आप जमा कर देंगे, ठीक है। तो आपको पता चल गया कि रजिस्ट्रेशन लेना कब होता है। 40 लाख क्रॉस करेगा गुड्स का केस में, और सर्विसेज का केस में अगर 20 लाख को क्रॉस करता है आपका सेल्स, ठीक है, मतलब पूरे साल में जितना भी सेल्स करेगा तो आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। अब इसको मैं डिटेल में बताता हूँ और कुछ इसके एक्सेप्शंस हैं उसको भी मैं समझाता हूँ। तो सबसे पहले देखिए, रजिस्ट्रेशन द रजिस्ट्रेशन इज जीएसटी इन जीएसटी इज पैन बेस्ड एंड स्टेट स्पेसिफिक। का मतलब होता है कि जीएसटी में अगर आपको रजिस्ट्रेशन लेना है तो हमेशा आपके पास पैन होना चाहिए, परमानेंट अकाउंट नंबर, ठीक है। और हर एक स्टेट में आपको जो है वो रजिस्ट्रेशन लेने के लिए अलग अलग, मतलब एक ही पैन हो सकता है लेकिन अलग अलग जगह आपको अलग अलग रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। जैसे कि अगर आप पंजाब में रहते हैं तो पंजाब में अलग रजिस्ट्रेशन लीजिएगा, दिल्ली में रहते हैं तो दिल्ली में आपका अलग रजिस्ट्रेशन होगा, पैन सेम हो सकता है। ओके, आगे देखिए, वन रजिस्ट्रेशन पर स्टेट यूटी, यानी कि एक रजिस्ट्रेशन एक स्टेट में हो सकता है। और जीएसटी का जो नंबर होता है ना, जो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है, जैसे आधार कार्ड का नंबर होता है, उसी तरह जीएसटी में अगर रजिस्ट्रेशन लीजिएगा तो जीएसटी का नंबर आपको मिलता है, जीएसटी IN 15 डिजिट का होता है, एमसीक्यू में आ सकता है। अब चलिए मैं आपको थ्रेशोल्ड लिमिट को बताता हूँ। थ्रेशोल्ड लिमिट को देखिएगा, स्टेट विथ थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ 10 लाख फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अगर आप इन चारों स्टेट में रहते हैं ना, तो अगर आपका 10 लाख रुपीज़ को क्रॉस करता है टर्नओवर, टर्नओवर का मतलब आपको समझ में आता होगा, जैसे कि आपने सेल किया तो उसको टर्नओवर बोलते हैं, ठीक है। तो आपका 10 लाख से ज़्यादा अगर सेल हो गया तो आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, कंपलसरी है, ठीक है। नहीं लीजिएगा तो आपको आईटीसी का बेनिफिट नहीं मिलेगा, ठीक है। और आईटीसी का बेनिफिट तो सब कोई लेना चाहेगा, क्यों आप चाहते हैं कि 118 रुपये में आपको लागत पड़े जब 100 रुपये में काम हो रहा है। तो ये हो गया आपका मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा। फिर कुछ ऐसे स्टेट हैं जहाँ पर 20 लाख का टर्नओवर लिमिट है, यानी कि अगर आप 20 लाख तक सामान को बेचते हैं तो आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं लेना है, लेकिन अगर आप 20 लाख को क्रॉस करेंगे तो आपको लेना है। तो वो कौन से स्टेट्स हैं? तो अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, सिक्किम, उत्तर प्रदेश, पुदुचेरी एंड तेलंगाना। फिर कुछ ऐसे स्टेट्स हैं, मतलब कि इन दोनों को छोड़ के जो बच गए स्टेट्स ना, जैसे जम्मू कश्मीर, असम, हिमाचल प्रदेश, ऑल अदर स्टेट जैसे बिहार, दिल्ली वगैरह, तो उन स्टेट्स में अगर आप सर्विसेज का सप्लायर है तो 20 लाख का लिमिट है, और गुड्स का सप्लायर है तो 40 लाख का, जो कि मैंने आपको बताया। और ये दोनों स्पेशल थे इसलिए मैंने इसको यहाँ पर कवर किया। अब आगे चलते हैं।
रजिस्ट्रेशन ये हो गया थ्रेशोल्ड लिमिट के बारे में। अब देखते हैं कि कंपलसरी रजिस्ट्रेशन आपको कब लेना पड़ेगा। ठीक है, कंपलसरी रजिस्ट्रेशन, तो कंपलसरी रजिस्ट्रेशन आपको तब लेना है जब आप इंटर स्टेट सप्लाई करेंगे। इंटर स्टेट सप्लाई का मतलब होता है कि आपने जो है वो मान के चलिए आप दिल्ली में रहते हैं और आपने पंजाब में सामान को बेचा है, तो आप 2 स्टेट अलग अलग स्टेट में सप्लाई करते हैं ना, उसको इंटर स्टेट सप्लाई बोलते हैं। तो उसके बाद अगर आप एक कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है तो आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन का मतलब होता है ना कि आपने बिजनेस किया, मतलब कि आप पूरे साल भर बिजनेस नहीं करते हैं, पूरे साल भर नहीं करेंगे। आप क्या करेंगे कि मान के चलिए जैसे एक साल शुरू कब होता है, 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक। ठीक है, आपने क्या किया कि 1 जून को आपने स्टार्ट किया बिजनेस और आपका मन था कि बस 30 जून तक ये बिजनेस को करेंगे, तो आपने बस कुछ दिनों के लिए बिजनेस शुरू किया और ख़त्म कर दिया। तो ये हो गया कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, यानी कि कभी कभी ये लोग क्या करता है, बिजनेस करता है, तो इनको भी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। फिर पर्सन रिसीविंग सप्लाईज ऑन विच टैक्स इज पेबल बाय रिसिपिएंट ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस। अब रिवर्स चार्ज बेसिस का मतलब क्या होता है, मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था, फिर बताता हूँ। मान के चलिए एक इंसान है, ये सप्लायर है। ठीक है, सप्लायर मतलब कि जो सामान को देता है। एक इंसान है जो सामान को खरीद रहा है, तो इसको रिसिपिएंट बोलते हैं। ठीक है, अब क्या हुआ कि जो गवर्नमेंट थी ना वो बोलती थी कि सप्लायर भाई तुम इस रिसिपिएंट से पैसे लेना। मान के चलिए 100 रुपये का सामान था, उसमें 18% का जीएसटी था, तो 118 रुपये का सामान हो गया। तो जो 18 रुपये है ना, ये गवर्नमेंट को सप्लायर पहले दिया करता था एफसीएम में। इसको बोला जाता है फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। लेकिन गवर्नमेंट ने बोला कि कुछ कुछ केसेस में आपको जो है वो रिसिपिएंट को जो है वो जीएसटी का पैसा जमा करना पड़ेगा। मतलब जो 18 रुपये है ना, ये रिसिपिएंट जाके जमा करेगा, रिसिपिएंट। ठीक है, जैसे आप कोई दुकान गए, दुकान का नाम था हल्दीराम। ठीक है, हल्दीराम में आप गए, आपने कुछ सामान खरीदा और आप चुपचाप पैसे दिए उसको, हल्दीराम वाले को, और घर आ गए। तो यहाँ पर जीएसटी जो पैसा था ना वो हल्दीराम जाके जमा करेगा गवर्नमेंट को जीएसटी पोर्टल में। लेकिन कुछ कुछ ऐसे केसेस हैं, जैसे कि आपका इंश्योरेंस वाला केस हो गया, ठीक है, आपका जीटीए हो गया, गुड्स ट्रांसपोर्टिंग एजेंसी जो होता है ना, उन केसेस में आप रिसिपिएंट को जो है वो जमा करना पड़ता है जीएसटी का पैसा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। मैं बता रहा था कंपलसरी रजिस्ट्रेशन, तो आपको समझ में आ गया। अगर आप इंटर स्टेट सप्लाई करते हैं, मतलब कि 2 अलग अलग स्टेट में सामान आप बेचते हैं, तो आपको लेना पड़ेगा। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है तो आपको लेना पड़ेगा। और आप पर्सन है जो रिसीव करते हैं सप्लाई जिसमें जीएसटी पेबल है रिवर्स चार्ज बेसिस पे, तो आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। फिर नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन, इसका मतलब होता है ना कि मान के चलिए ये इंडिया है। ठीक ठीक है, अब यहाँ पर कोई दूसरा देश है, यहाँ कोई दूसरा देश है, यहाँ कोई दूसरा देश है। अब यहाँ के लोग जब यहाँ पर आके कोई बिजनेस करते हैं ना, वो बिजनेस जो है वो साल के किसी भी टाइम में कर सकते हैं। मान के चलिए 1 जून से लेके इन लोगों ने 1 अप्रैल तक बिजनेस किया, सॉरी 1 जुलाई तक बिजनेस किया। तो इस बीच में अगर इन लोग बिजनेस कर रहे हैं, मतलब कोई भी टाइम में, मतलब पूरा साल भर नहीं कर रहे हैं, कुछ समय के लिए कर रहे हैं, तो उसको बोला जाता है नॉन टैक्सेबल, ठीक है, पर्सन, नॉन टैक्सेबल पर्सन, नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन। ओके, एनआरटीपी, तो इनको भी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। अ पर्सन मेकिंग टैक्सेबल सप्लाई ऑन बिहाफ ऑफ सम अदर टैक्सेबल पर्सन, जैसे कि एक एजेंट जो है वो कुछ प्रिंसिपल के बेसिस, मतलब प्रिंसिपल के बिहाफ पे सामान बेचता है। समझ में आ रहा है आपको? जैसे कि मान के चलिए मेरे पास मोबाइल है, ठीक है, मेरे पास मोबाइल है, मैं मोबाइल बनाता हूँ और बेचता हूँ। फिर मैंने ना एक इंसान को हायर किया, हायर किया मतलब उसको मैंने नौकरी पे रखा और बोला कि भाई आप मेरा जो सामान है ना वो लोगों तक बिकवाइए, अलग अलग इंसान के पास मेरा सामान को बिकवाइए। तो ये हो गया एजेंट, ठीक, और ये हो गया प्रिंसिपल। तो ये बंदे को रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा क्योंकि ये प्रिंसिपल के बिहाफ पे कर रहा है। लेकिन शर्त ये है कि ये बंदा जो है वो 20 लाख, 40 लाख और जो 10 लाख का लिमिट मैंने आपको बताया ना थोड़ा देर पहले, वो क्रॉस करना चाहिए, तभी ना रजिस्ट्रेशन लेगा कोई भी इंसान। ठीक है, आगे देखिए, पर्सन और क्लास ऑफ पर्सन नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। और कभी कभी गवर्नमेंट जो है वो भी बोलती है किसी किसी इंसान को कि भाई तुम जो है वो रजिस्ट्रेशन ले लो, गवर्नमेंट खुद से बोलती है कि रजिस्ट्रेशन ले लो, तो फिर आपको लेना पड़ेगा। फिर आप देखते हैं कि पर्सन नॉट लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन, किस इंसान को रजिस्ट्रेशन लेने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, पर्सन इंगेज एक्सक्लूसिवली इन सप्लाइंग ऑफ गुड सर्विस बोथ नॉट लाइबल टू टैक्स होली एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स। यानी कि कुछ कुछ सामान होता है ना जिसको अगर आप बेचिएगा, जैसे कि दारू हो गया, अगर आप दारू बेच रहे हैं ना तो आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं लेना होगा। समझ में आ रहा है? क्योंकि दारू जो है वो जीएसटी के प्रीव्यू से बाहर है, दारू मतलब अल्कोहलिक लिकर मैं बोल रहा हूँ। फिर एग्रीकल्चर लिमिटेड टू सप्लाई ऑफ प्रोड्यूस आउट ऑफ कल्टीवेशन ऑफ लैंड, मतलब अगर आप एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बेच रहे हैं ना, मतलब कि आपका एक खेत है, आपका एक खेत है,
आपने यहाँ पर सामान कुछ लगा रखा है, अब आप इसको डायरेक्टली बेच रहे हैं ना किसी इंसान को बेच रहे हैं, जैसे गेहूँ का फसल था आपने डायरेक्ट बेच दिया तो इस पे जीएसटी नहीं लगेगा। लेकिन ये बंदा गेहूँ को बोरा-वोरा में भर के अच्छा से इसको पॉलिश करके बेच रहा है, तब उस पे जीएसटी लग जाएगा। आगे देखिए, पर्सन मेकिंग ओनली रिवर्स चार्ज सप्लाई, ठीक है, रिवर्स चार्ज पे बेचेगा तो रजिस्ट्रेशन नहीं है। पर्सन मेकिंग इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ टैक्सेबल सर्विस, जो कि 20 लाख तक है, ठीक है, अप टू का मतलब 20 लाख तक, मतलब 20 लाख तक अगर आप कर रहे हैं सर्विस का सप्लाई तो नहीं लेना पड़ेगा। वही जो मैं आपको बताया था थोड़ा देर पहले कि 20 लाख को क्रॉस करेगा तब लेना पड़ेगा, यहाँ उल्टा बोल रहा है, 20 लाख तक नहीं लेना पड़ेगा। फिर अगर आप हैंडीक्राफ्ट गुड्स का सप्लाई कर रहे हैं 20 लाख तक तो नहीं लेना पड़ेगा। और अगर आप कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है और नॉन टैक्सेबल पर्सन है, नॉन रेसिडेंट वाले, तो भी आपको जो है हैंडीक्राफ्ट गुड में सेम है, 20 लाख तक आपको नहीं लेना पड़ेगा, क्रॉस करिएगा तो लेना पड़ेगा। फिर 10 लाख उन केसेस में जहाँ पर मिजोरम, त्रिपुरा, मणिपुर और नागालैंड आता है। इसका एक ट्रिक है, मेक माई ट्रिप टू नागालैंड, ठीक है, तो उससे याद रख सकते हैं ये वाले 4 स्टेट। आगे देखिए, वेयर एंड बाई व्हेन टू अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन, कब आपको रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हर एक स्टेट में आपको अप्लाई करना है जहाँ पर भी आप बिजनेस कर रहे हैं और थ्रेशोल्ड लिमिट को क्रॉस कर रहे हैं। तो आपको मैंने बता दिया था कि 30 दिन फ्रॉम द डेट ही बिकम लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन, तो 30 दिन में आपको रजिस्ट्रेशन लायबल है, जिस दिन से कर देना है। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कि अगर आप मान के चलिए 1 जनवरी को आपका जो टर्नओवर था सर्विसेज का केस में, ठीक है, 20 लाख को क्रॉस कर रहा है, ठीक है, इससे ज़्यादा हो गया, 21 लाख हो गया मान के चलिए 1 तारीख को, तो आपको यहाँ से 30 दिन तक गिनना है। 30 दिन कितना हो जाएगा, 30 जनवरी हो जाएगा। तो 30 जनवरी के पहले अगर आपने रजिस्ट्रेशन ले लिया, ठीक है, मान के चलिए आपने 22 जनवरी को रजिस्ट्रेशन ले लिया, अगर आपने ले लिया तो बहुत बढ़िया बात है, आपको जो है वो रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा और आपका डेट ऑफ इफेक्टिव रजिस्ट्रेशन हो जाएगा 1 जनवरी, यानी कि 1 जनवरी से आपको मान लिया जाएगा कि आप जो है रजिस्टर्ड है। अब अगर आप कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है या फिर नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन है, तो जो है वो आपको क्या करना होगा, एटलीस्ट 5 डेज प्रायर टू कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, यानी कि अगर आप मान के चलिए कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है, आपको बिजनेस करना है, ठीक है, तो जैसे 1 जून को आपको बिजनेस स्टार्ट करना है तो इससे 5 दिन पहले क्या हो जाएगा, 25 अप्रैल नहीं मई 25 मई, ओके, ये हो जाएगा। आगे देखिए, आप 5 दिन पहले मैं बता रहा हूँ, उस दिन तक आपको रजिस्ट्रेशन ले लेना है। फिर वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन भी आप ले सकते हैं, मतलब खुद से बिना थ्रेशोल्ड लिमिट के। किसी इंसान को चुल मचा रहता है कि नहीं मैं खुद से रजिस्ट्रेशन लूँगा, तो वो ले लेता है जाके। तो पर्सन नॉट लायबल टू बी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 20 to 24 मे गेट हिमसेल्फ रजिस्टर्ड वॉलंटरी। आपको एक यूडिन मिलेगा, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, इन रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाईज टू सम नोटिफाइड एजेंसीज टू यूनिफाइड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, मल्टीनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन, UIN इज इशू, ठीक है। अब इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मैंने आपको बता दिया, अगर आपने 30 दिन के अंदर में रजिस्ट्रेशन ले लिया तो जो पहला दिन है ना, यहाँ देखिए, आपने जो है वो 1 जनवरी को आपको पता चल गया कि आपका, ये देखिए यहाँ पर था 1 जनवरी को आपको पता चला गया कि आपका 20 लाख से ज़्यादा हो गया टर्नओवर, तो आपको रजिस्ट्रेशन ले लेना चाहिए। तो 30 दिन तक आपको टाइम मिलता है, उससे पहले अगर आपने ले लिया तो हम लोग इस दिन को मान लेंगे इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। अगर आपने 30 दिन से लेट किए थे, मान के चलिए आपने 1 फरवरी को जाकर रजिस्ट्रेशन लिया, पता होते हुए भी कि आपको रजिस्ट्रेशन ले लेना चाहिए था 30 जनवरी तक, तो आपको जो है ना वो 1 जनवरी को मान लेंगे कि नहीं आप रजिस्टर यहाँ से इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन जो है वो हम लोग मान लेंगे 1 फरवरी को, ओके। उसके बाद आगे आते हैं, प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन, ये काम का नहीं है, ठीक है। प्रोसीजर मतलब कि आपको पहले फॉर्म भरना पड़ेगा GST RG1 में, फिर आपको OTP आएगा, ठीक है, आपके फ़ोन में। उसके बाद फिर एक ट्रांसफ़र टेम्पोररी रजिस्ट्रेशन रेफरेंस नंबर मिलेगा आपको, फिर आपको डिटेल्स बताना पड़ेगा पार्ट B फॉर्म में कि कहाँ पर आपका बिजनेस का प्लेस है, बैंक अकाउंट का डिटेल, ठीक है, आधार कार्ड का डिटेल। उसके बाद आपको जो है वो रजिस्ट्रेशन प्रॉपर ऑफिसर दे देगा एप्लीकेशन मिलने के बाद, ठीक है। और उसके साथ ही हमारा चैप्टर लगता है ख़त्म होने वाला है। उसके बाद स्पेशल प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और नॉन रेसिडेंट कैजुअल, ये भी काम का नहीं है, ये भी आपको एग्जाम में नहीं देखने को मिलेगा। तो मोटा मोटी देखा जाए तो हमारा चैप्टर ख़त्म हो चुका है। कैंसिलेशन का भी हमें एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, चलिए। तो वेयर द रजिस्टर्ड पर्सन अप्लाइज फॉर कैंसिलेशन, अगर कोई रजिस्टर्ड पर्सन कैंसिलेशन के लिए अप्लाई करता है ना, तो रजिस्टर्ड पर्सन सीकिंग कैंसिलेशन शैल अप्लाई फॉर सेम विद इन 30 days ऑफ ऑकरेंस ऑफ इवेंट वारंटिंग कैंसिलेशन in prescribed form, furnishing a detail of input held in stock or input considered in semi-finished goods
held in stock and capital goods held in stock on the date from which cancellation or registration sought liability thereon। ये आपको सीधा सीधी बोल रहा है ना कि आपको जो है रजिस्ट्रेशन जो है अगर कैंसिल हो चुका है तो आप उससे 30 दिन के अंदर रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन पे केस कर सकते हैं कि आपने मेरा रजिस्ट्रेशन कैंसिल क्यों कर दिया। आपको 30 दिन का टाइम मिलता है, 30 दिन के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन के बारे में बताना है कि मेरा कैंसिलेशन मत करो, मुझे चुपचाप से रजिस्ट्रेशन दो। तो आपका अगर सब कुछ सही रहेगा, रीज़नेबल ग्राउंड पे अगर आपका रहेगा, मतलब कि आपको पता है कि आपने कोई गलती नहीं की या फिर आप फ़ाइन वगैरह दे के आराम से रजिस्ट्रेशन ले सकते हो दोबारा से, तो आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं किया जाएगा, आपको मिल जाएगा। ओके, तो इसी के साथ ये चैप्टर ख़त्म होता है। थैंक यू गाइज़, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ कर लीजिएगा। थैंक यू, लाइक भी करिएगा।